बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ अकेली बैठी क्या सोच रही हो मेरी पिंक डॉल। लाइट पिंक कलर के कैपरी और पिंक कलर के ही टॉप में वो अपने दोनों पाँव पोल के अंदर डाले किसी गहरी सोच में गुम थी। तब दरीक बैकयार्ड में आकर हाथ में मौजूद गाउन और टॉवल को रिलैक्सिंग चेयर पर रखने के बाद जमल को देखता हुआ उससे पूछने लगा। जमल अपनी सोचों से निकलकर दरीद को देखने लगी। क्यों, क्या अब आपको मेरे यहाँ बैठकर कुछ सोचने पर भी एतराज़ है? कल जब वो जमल को कैफ के पास हॉस्पिटल से घर लाया था तब से जमल उससे नाराज़ थी, इसलिए तंजिया लहजे में दरीद को देखती हुई पूछने लगी। सिर्फ उन सोचों पर एतराज़ है जो सोचें तुम्हारे दिमाग के लिए मुज़र साबित हो सकती हैं, दरीद मुस्कुराता हुआ बोला, साथ ही अपनी टी शर्ट उतार कर रिलैक्सिंग चेयर पर उछाली। मैं अब बच्ची नहीं हूँ दीद, और अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ, इसलिए अब आप बार बार यूँ एतराज़ात उठाना बंद कर दें, जमल जताने वाले अंदाज में दरीद से बोली। मगर जैसे ही अपनी टी शर्ट उतारने के बाद दरीद के दोनों हाथ अपने ट्राउज़र पर गए, जमल ने वैसे ही अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। दरीद इसकी हरकत पर मुस्कुराता हुआ डाइव मारकर पोल में छलांग लगा चुका था, तो जमल अपने चेहरे से दोनों हाथों को नीचे करके दरीद को देखने लगी, जो उस वक्त बिना शर्ट के ट्राउज़र में मौजूद पूल के अंदर से जमल को देख रहा था। मुझे मालूम है तुम अब बच्ची नहीं हो, लेकिन बेवकूफ़ हो जो गलत देखने के बावजूद नादानी पर उतर आई हो। दरीद स्विमिंग करता हुआ जमल के पास आकर बोला, जो कि अभी तक अपने दोनों पाँव पूल के अंदर डाले बैठी थी। जमल दरीद की बात पर खामोशी से उसे देखने लगी। न जाने से क्यों महसूस हुआ जैसे दरीद उसके और कैफ के बारे में जानता है। वो बिना कुछ बोले वहाँ से जाने का इरादा करने लगी। कहाँ जा रही हो? उससे पहले जमल अपने दोनों पाँव पोल से बाहर निकालते दरीद उसके दोनों पाँव पकड़कर प्यार से पूछने लगा। मम्मा के पास जा रही हूँ मैं, जमल जिस अंदाज में बोली दरीद को वो उस वक्त कोई छोटी बच्ची लगी जो उससे खफा थी। सो चुकी हैं वो, यहाँ पूल के अंदर आ जाओ मेरे पास। दरीद ने बोलने के साथ ही अचानक जमल के दोनों पाँव को पूल के अंदर खींचा, जिससे वो पूल के अंदर आ गिरी। अगर दरीद फ़ौरन उसे कमर से ना पकड़ता तो जमल पूरी की पूरी पानी के अंदर मौजूद होती। ये क्या हरकत की है आपने? दरीद मुझे पूरा का पूरा भिगो डाला, अब पीछे हटे। जमल को दरीद की इस हरकत पर बेहद गुस्सा आया। वो कमर तक पानी में मौजूद थी। दरीद के दोनों हाथ अपनी कमर के गिर्द से हटाते हुए नाराज़ लहजे में बोली, अभी पूरा कहाँ भिगोया जान? पूरा तो पूल के अंदर तुम अब जाओगी, वो भी अपने दीद के साथ। दरीद ने जमल के बाहर निकलने से पहले ही उसे अपने दोनों बाजुओं में मजबूती से जकड़ लिया था। जमल बोल भी नहीं पाई कि दरीद उसके होंठों पर अपने होंठ रखता हुआ पानी के अंदर पहुंच चुका था। जमल दरीद की इस बेबाक हरकत पर पहले वाली हरकत से भी ज़्यादा गुस्सा हुई थी। वो दरीद की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए अपने हाथ पाँव चलाने लगी, जो उसके मुँह से बबल्स निकल रहे थे। दरीद की गिरफ्त से आज़ाद होकर उसने अपना सर पानी से बाहर निकाला और खांसने लगी। इतनी फजूल हरकतें कर रहे हैं आप, क्यों तंग कर रहे हैं आखिर मुझे? दरीद जमल के खांसने पर उसके पास आकर जमल की कमर सहलाने लगा। जमल आंखें दिखाकर गुस्सा करती हुई उससे बोली, इसे तंग करना नहीं कहते मेरी जान, बल्कि शरारत करना कहते हैं। क्यों भूल जाती हो? मेरे और तुम्हारे दरमियान अब एक मजबूत रिश्ता कायम हो चुका है, जिसमें बेतकल्फ़ी बुरी नहीं लगती। आओ साथ में स्विमिंग करते हैं। दरीद ये वक्त जमल के साथ गुजारना चाहता है, इसलिए उसको मनाता हुआ उससे स्विमिंग करने का बोलने लगा। भूल चुकी हूँ मैं स्विमिंग करना, ना अब मुझे दिलचस्पी रही स्विमिंग करने में। अब मैं बस अपने रूम में जाना चाहती हूँ दीद। जमल रात के उस वक्त दरीद और अपने आप को भिगा हुआ देखकर और दरीद की बातें सुनकर बोली। उस वक्त दरीद जिस मूड में था, जमल को उसके पास ठहरना खतरे से खाली नहीं लग रहा था, इसलिए दरीद से बोलती हुई वो पूल में मौजूद सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दरीद चाहता तो वो ज़बरदस्ती जमल अपने पास रोक सकता था, मगर वो महसूस कर चुका था कि जमल उससे पहले ही खफा थी। वो अब उसे मज़ीद अपने पास से बददिल नहीं करना चाहता था, इसलिए जमल को पूल से बाहर जाता हुआ देखने लगा। दीद आपने यार्ड का दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया? उसके अंदर का लॉक तो ख़राब था, और आप डोर को बाहर से कोई खोलेगा तब ही हम दोनों बाहर जा सकेंगे, वरना हम दोनों यार्ड में लॉक रहेंगे। जमल वापस पोल की तरफ आकर दरीद से परेशान लहजे में बोली, बख्श से मैंने लॉक चेंज करने को कहा तो था। एक तो ये लोग कोई काम भी ढंग से नहीं करते हैं, रुको मैं चेक करता हूँ। दरीद जमल को बोलता हुआ पोल से खुद भी बाहर निकलकर रिलैक्सिंग चेयर से टॉवल उठाकर अपने शोल्डर पर डालता हुआ यार्ड का लॉक चेक करने लगा, जो कि जंग आलूद होने की वजह से जाम था। अब क्या होगा दीद?
जमल परेशान होकर दरीद को देखती हुई पूछने लगी, जो कि मुसलसल दरवाज़ा खोलने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। अब क्या हो सकता है, ये दरवाज़ा खुद ही यही चाहता है कि आज तुम मेरे पास से बिल्कुल भी दूर न जाओ। दरीद दरवाजे का हैंडल छोड़कर जमल को अपने हिसार में लेकर सीरियस अंदाज में बोला, आप बात को संजीदा नहीं ले रहे हैं दीद, और मैं परेशान हूँ। जमल ने दरीद को बगैर शर्ट के देखा, जो उसे अपने हिसार में लिए खड़ा था। जमल ने उसके हिसार से आज़ाद होना चाहा, मगर दरीद ने जमल को ऐसा नहीं करने दिया। तो क्यों परेशान हो, थोड़ी देर में दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। दरीद जमल को अपने हिसार में छुपाए उसके चेहरे पर परेशानी को देखकर नरमी से बोला, साथ ही अपने शोल्डर से टॉवल हटाता हुआ जमल के गीले बाल खुश्क करने लगा। मुझे सर्दी भी लग रही है दीद। नवंबर के महीने रात के पहली हल्की हल्की सी चलने वाली हवा से जमल को वाकई ठंड महसूस होने लगी। तो वो दरीद को देखती हुई बोली, जाओ स्टोर रूम में जाकर बाथ गाउन पहन लो। दरीद उसके गीले कपड़ों को देखकर जमल से बोला। जमल यार्ड में मौजूद छोटे से स्टोर में रूम में गाउन लेकर चली गई, जबकि दरीद रिलैक्सिंग चेयर से अपनी टी शर्ट उठाकर पहनने लगा। अपनी टी शर्ट उठाकर पहनने के बाद दीवार पर फिक्स हुए पाइप पर चढ़ने लगा, जहां से उसने 2 दिन पहले जमल का ब्रेसलेट रखा था। जमल बाथ गाउन पहने स्टोर रूम बाहर निकली और हाथ में मौजूद गीले कपड़े एक साइड पर रखती हुई चारों तरफ में नज़र दौड़ाकर दरीद को ढूंढने लगी, जो उसे दीवार के साथ लगे पाइप से नीचे उतरता हुआ दिखा। जमल समझ गई दरीद यकीनन ऊपर छत पर जाने के बाद वहीं से नीचे गेट पर मौजूद वॉचमैन को यार्ड का दरवाज़ा खोलने का कह चुका होगा। वॉचमैन को बोल दिया ना आपने के दरवाजे का लॉक खोल दे। दरीद चलता हुआ जमल के पास आने लगा तो वो दीद से पूछने लगी, क्या वॉचमैन को ऐसा भी कुछ बोलना था? मुझे तो लगा आज हम दोनों को घर के इस हिस्से में एक साथ रात गुजारनी है। वो जमल की कलाई पर है उसका ब्रेसलेट पहनाता हुआ संजीदगी से बोला, जिस पर जमल नाराजगी से दरीद को देखने लगी। लगता है इन 4 सालों में तुम्हें अपना दीद और उसका मजाक बुरा लगने लगा है। दरीद जमल के चेहरे का तसरात देखता हुआ दरीद उससे बोला, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जमल दरीद की बात पर एकदम उससे बोली और अपने चेहरे के जाविये ठीक करने लगी। तो फिर जो भी बात है वो यहाँ मेरे करीब आकर मुझे बता दो। दरीद रिलैक्सिंग चेयर पर बैठने के बाद जमल को अपनी थाई पर बिठाता हुआ बोला। दरीद की इस अचानक कार्रवाई पर जमल एकदम सिस्टा सी गई। दीद अब मैं बच्ची नहीं रही जो आप इस तरह मुझे जमल उसकी गोद में बैठी हुई दरीद से बोली, मगर दरीद की नज़रों से कंफ्यूज होकर आधी बात उसके मुंह में ही रह गई। मुझे तुम अभी भी कोई छोटी सी बच्ची ही लगती हो और मुझे अब ये मालूम है कि इस बच्ची पर मुकम्मल मेरा इख्तियार है, इसलिए दिल में आती कोई भी अपनी ख्वाहिश को मैं रद्द नहीं कर सकता। दरीद जमल से बोलता हुआ रिलैक्सिंग चेयर पर पीछे कमर टिका कर आराम से बैठ गया और जमल को अपने हिसार में ले लेता हुए उसका सर अपने सीने पर रख दिया। जमल दरीद की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई और कैफ के ख्याल आते ही वो सोचने लगी वो किस राह पर निकल चुकी है। क्या दरीद से उसके इख्तियारात छीनना इतना आसान होगा जितना वो समझ बैठी है? खामोश क्यों हो गई जान, बातें करो ना अपने दीद से जैसे पहले करती थी, ढेर सारी बातें। दरीद जमल की कमर पर अपने दोनों बाजुओं को बांधने अपने सीने पर रखे हुए जमल के सर पर अपने होंठ रखता हुआ उससे बोल, इतना परफेक्ट कपल डांस कब सीखा आपने? जमल जानती थी वो दरीद के हिसार से उस वक्त आज़ाद होना चाहे भी तो दरीद उसे कभी आज़ाद नहीं करता, इसलिए कैफ के ख्याल को झटक कर दरीद के सीने पर सर टिकाए उससे पूछने लगी, लंदन में अपने फ्रेंड जैक की गर्लफ्रेंड से? दरीद की बात सुनकर जमल उसके सीने से सर उठाकर संजीदगी से दरीद को देखने लगी। वो मुस्कुराता हुआ जमल को देखने लगा, और क्या क्या सीखा जैक की गर्लफ्रेंड से? जमल तंजिया लहजा अख्तियार करते हुए दरीद से पूछने लगी तो वो जोर से हंसा, और बाकी कुछ तुम्हारे दीद को सीखने की ज़रूरत नहीं, सब उसे पहले से ही आता है। दरीद जमल के चेहरे पर अपनी नज़रें टिकाए मैनी खेज लहजा अख्तियार करता हुआ बोला। दरीद की नज़रों की तपश से बचने के लिए जमल ने दोबारा उसके सीने पर अपना सर रख दिया। अब क्या सोचने लग गई? दरीद अपने हाथों की उंगलियां जमल के बालों में फेरता हुआ उससे पूछने लगा, जबकि उसका दूसरा हाथ अब भी जमल की कमर के गिर्द लिपटा हुआ था। लंदन जाने से पहले आप काफ़ी शरीफ इंसान हुआ करते थे, वहाँ के हवा लगकर काफ़ी बिगड़ चुके हैं आप, और साथ ही अपनी शराफत भी भूल चुके हैं। जमल जो दरीद के बारे में सोच रही थी वो सच सच उसके सीने पर सर रखे दरीद को बोलने लगी, जिस पर वह दरीद एक बार फिर कहका लगाकर जोर से हंसा। शरीफ तो मैं पहले भी नहीं रहा माय लेडी, वो तो तुमसे मेरा निकाह नहीं हुआ था। वैसे काफ़ी बनाना किससे सीखा तुमने? दरीद आहिस्ता ऐसा जमल की कमर सहलाता हुआ उससे पूछने लगा, आपको पसंद आई मेरे हाथ की कॉफ़ी? जमल एक बार फिर दरीद के सीने से सर उठाकर उसे देखती हुई तजस्सुस से पूछने लगी, कॉफ़ी हॉट थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दरीद ने बोलने के साथ ही जमल के चेहरे पर अपनी नजरें जमाए उसके गाउन की डोरी अचानक खोल दी। दीद ये क्या? जमल उस हरकत पर हवास बख्ता हो गई।
फ़ौरन पीछे हटकर गाउन की डोरी बांधने लगी, मगर उससे पहले ही दरीद चेयर से उठकर जमल को चेयर पर लिटा चुका था। दीद स्टॉप इट, मैं नाराज़ हो जाऊंगी आपसे। जमल चीखती हुई दरीद से अपने दोनों हाथ छुड़ाकर दरीद को पीछे हटाने लगी। दरीद एक बार फिर उसके दोनों हाथों को काबू में करने के बाद जमल की गर्दन पर झुक गया और उसकी गर्दन पर अपने होंठों से मोहब्बत की गहरी छाप छोड़ता हुआ शोल्डर से जमल का गाउन को नीचे करने लगा। दीद नो लीव मी। अपने शोल्डर पर दरीद के होंठों का लिमस महसूस करके वो एक बार फिर तेज़ आवाज़ में बोली, मगर दरीद उसके दोनों हाथों को सख्ती से पकड़े दीवाना वार उसके कंधे, बाजू और गर्दन पर अपने प्यार की गहरी छाप छोड़ता हुआ मदहोश हो चुका था। जमल के एहतजाज पर तो नहीं, अलबत्ता यार्ड का दरवाज़ा बाहर से खुलने की आवाज़ पर दरीद को पीछे हटना पड़ा। आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं दीद, आपको ज़रा भी एहसास है अपनी हरकत का? आई हेट यू। दरीद की शिद्दत भरे अंदाज पर वो गुस्सा करती हुई उसे देख कर बोली और गाउन से अपने शोल्डर्स को कवर करती हुई चेयर से उठ गई। जमल मेरी बात सुनो यार। दरीद जमल के पीछे आता हुआ उससे बोला, मगर दरीद की आवाज़ सुनकर वो रुकने की बजाय भागती हुई यार्ड से बाहर निकल गई और अपने बेडरूम में आकर उससे ने दरवाजे को लॉक कर लिया। क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रही ठीक से? तबिंदा ने जमल को देखकर टोकने वाले अंदाज में पूछा, जो कि दरीद के डाइनिंग टेबल पर आने से कबल ठीक से नाश्ता कर रही थी, मगर दरीद की कुर्सी पर बैठते ही वो नाश्ते से हाथ पीछे कर चुकी थी। तबिंदा के टोकने पर दरीद भी नज़रें उठाकर जमल को देखने लगा। वो दरीद की कल वाली हरकत पर उसको देखने से मुकम्मल गुरेज कर रही थी। नाश्ता मैं कर चुकी हूँ, बस अब यूनिवर्सिटी के लिए निकलना है। जमल तबिंदा को मुख्तसर सा जवाब देकर उठ चुकी थी। तभी दरीद फ़ौरन बोला, वापस बैठ जाओ, मैं नाश्ता करके तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा। वो खुद भी ऑफिस जाने के लिए रेडी था। जमल को देखकर जल्दी से बोला, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ, आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। जमल एक नज़र दरीद पर डालकर नाराज़ लहजे में बोल। उसने दुपट्टा से अपने गर्दन पर मौजूद निशानात को अच्छी तरह कवर किया हुआ था, जो दरीद की दीवानगी जाहिर कर रहे थे। जब मैं कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूंगा, तो बिला वजह जिद करने की ज़रूरत नहीं है। बैठो चेयर पर फ़ौरन। दरीद आपकी बार जमल को देखता हुआ रोबदार लहजे में बोला, तो वो चेयर पर बैठने के बजाय दरीद को देखने लगी। फिर झगड़ा कर लिया तुम दोनों ने? तबिंदा जो कि खामोशी से उन दोनों को देख रही थी, बीच में मुदाखलत करती हुई बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी आदत बन चुकी है छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाने की। दरीद बात को टालता हुआ तबिंदा से बोला और खुद चेयर से उठकर जमल का हाथ नरमी से पकड़ता हुआ उससे चेयर पर बिठाने लगा। छोटी बात? वो छोटी बात थी जो कल रात आपने की थी। बताया जरा दरीद ममा को कि किस बात का बुरा माना है मैंने। जमल चेयर पर बैठते हुए दरीद से बोली, जिस पर दरीद हैरत से पूरी आंखें खोले जमल को देखने लगा, जबकि तबिंदा कंफ्यूज होकर दरीद को देखने लगी। ये कल रात मेरे साथ कपल डांस करने की जिद कर रही थी, मेरा मूड नहीं था। जरा सा डांटने पर बुरा मानकर बैठ गई। दरीद नॉर्मल लहजे में तबिंदा को बताने लगा, जिस पर तबिंदा कोई तबसरा किए बगैर मुस्कुराहट छुपाने को चाय पीने लगी। दूसरी तरफ जमल दरीद के झूठ पर घूर कर उसको देखने लगी। अब तुम्हारा मुंह नाश्ता करने के लिए खुलना चाहिए, खामोशी से प्रॉपर नाश्ता करो, फिर यूनिवर्सिटी जाना। दरीद जमल की नाश्ते की प्लेट उसके सामने रखता हुआ बोला और साथ ही उसे आंखें भी दिखाई, ताकि वो तबिंदा के सामने कुछ उल्टा सीधा बोलने से बाज रहे। बड़ी भी आपका फ़ोन है? निगत ने नाश्ते के टेबल पर तबिंदा को उसका बजता हुआ मोबाइल ला कर दिया। हाँ ज़रकून, खैरियत है? कैसे फ़ोन किया तुमने? तबिंदा मोबाइल पर नंबर देखकर कॉल रिसीव करती हुई बोली, तो दरीद नाश्ता करता हुआ तबिंदा को देखने लगा। ज़रकून भी आज़म की एबटाबाद में मौजूद रिहायशगाह की मुलाजमा का नाम था। 19 साल पहले जब समन की उस कोटेज में मौत वाक़ हुई थी, तब से दरीद मुश्किल से ही एबटाबाद में मौजूद उस कोटेज में मुश्किल से 2 या 3 मरतबा गया था। उसको वहाँ अजीब सी वहशत महसूस हुई थी, मगर आज़म हर साल वहाँ तबिंदा के साथ चंद दिन गुजार कर आता, क्योंकि आज़म के ऑफिस की एक ब्रांच वहाँ पर भी मौजूद थी। नहीं, उसे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई है तो डॉक्टर को वहाँ पर ले आओ। बाकी मैं खुद तुम्हारे बेटे खादम से शाम में बात कर लूँगी और उसे समझा दूँगी कि क्या करना है। तबिंदा ने कॉल काट कर मोबाइल टेबल पर रखा तो दरीद उसका चेहरा देखने लगा। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हैं आप? क्या कोई मसला हो गया? दरीद तबिंदा को गौर से देखता हुआ उससे पूछने लगा। नहीं, सब ठीक है। ज़रकून बी के शोहर की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वही बता रही थी मुझे। तबिंदा बेदगियानी ने बिना सोचे बात बनाती हुई दरीद को बोलने लगी, ममा मगर ज़रकून बी के हस्बैंड की तो। जमल नाश्ता करती हुई अचानक से तबिंदा से बोलने लगी, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तबिंदा हर तरह उस पर बरस पड़ी। तुमसे अभी दरीद ने क्या कहा है? खामोशी से नाश्ता करो। जमल, तुम्हें हर वक्त बोलने के अलावा कोई दूसरा काम है कि नहीं? कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को बिला वजह नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी अकल में आती ही नहीं मेरी बात। बड़ी होने के बावजूद अभी तक तुम्हारी अकल घुटनों में मौजूद है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम बड़ी कब होगी और कब तुम्हें अकल आएगी। तबिंदा जमल को बिना किसी बात पे सुबह ही सुबह उसे अच्छी खासी सुना चुकी थी, जिस पर जमल की शक्ल बाकायदा रोने वाली हो गई। वो कुर्सी से उठकर बैग शोल्डर पर डालते हुए अपने आंसू जब्त किए बाहर निकल गई।
दरीद खामोशी से तबिंदा को देखने लगा, जो कि ज़रकून बी की कॉल के बाद से मुसलसल परेशान नजर आ रही थी। उसे तबिंदा के रवैये की वजह समझ में नहीं आई थी कि आखिर क्यों तबिंदा ने गलत बोला कि ज़रकून बी के शोहर की तबीयत ख़राब है। अगर जमल ये बोलने वाली थी कि ज़रकून बी के हस्बैंड की तो 2 साल पहले डेथ हो चुकी थी, तो उसकी बात का दरीद आज़म को इल्म था। ये बात आज़म खुद दरीद को बता चुका था जब वो लंदन में था। दरीद तबिंदा से कुछ पूछे बिना खामोशी से चाय का मग उठाए छोटे छोटे सिप लेता हुआ तबिंदा के चेहरे के उतार और चढ़ाव को गौर से देखने लगा। वो काम तो नहीं था आपको इस वक्त, या फिर मैं बाद में आ जाऊं? दरीद तबिंदा के कमरे के दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता हुआ पूछने लगा, जो कि अभी नमाज पढ़कर फारग हुई थी। नहीं, मैं फ्री हूँ, तुम कमरे के अंदर आ सकते हो। क्या कोई ज़रूरी काम है? तबिंदा दरीद के हाथ में मौजूद फाइल देखती हुई उससे पूछने लगी। हाँ, काम तो ज़रूरी था, दरअसल इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। दरीद कमरे में आकर सोफे पर बैठता हुआ तबिंदा से बोला, तो तबिंदा उसके बराबर में बैठ गई और दरीद की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे फाइल और पेन लेने लगी। बगैर इन पेपर्स को पढ़े ही आप इन पर साइन कर देंगी? तबिंदा साइन करने वाली थी, एकदम दरीद तबिंदा से बोला, तो तबिंदा उसको देखने लगी। तुमने तो पढ़ी होगी पेपर्स, फिर मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तबिंदा दरीद को देखती हुई बोली। दरीद उसको देख रहा था। तबिंदा के जवाब पर बोला, चेक कर ले एक दफ़ा, कहीं ये न हो डैड ने 50% प्रॉपर्टी का जो हिस्सा आपके नाम किया है उन पेपर्स पर साइन करने के बाद मैं उसका भी मालिक बन जाऊँ। दरीद संजीदगी से बोला, तो तबिंदा उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं जायदाद से ज़्यादा रिश्ते को अहमियत देने की आदी हूँ। आज़म वसीयत में हम दोनों को बराबर का शरीक बना कर चले गए। तुम और जमल एक साथ खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तबिंदा ने बोलते हुए दोबारा पेपर्स पर साइन करने चाहे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप डैड की लाइफ पार्टनर रही हैं। 20 साल तक आपका और उनका साथ रहा है। आप कानूनी और शरई लिहाज से उनकी हर चीज़ पर हक रखती हैं। और आप दोबारा इन पेपर्स को पढ़े बगैर साइन मत करिएगा। पहले इनको अच्छी तरह पढ़ें और फिर साइन करें। तबिंदा को मालूम था अब जब तक वो पेपर्स नहीं पढ़ेगी तो दरीद उसे साइन नहीं करने देगा, इसलिए वो पेपर्स पढ़ने लगी। फैक्ट्री की एक मशीन बिल्कुल नकारा हो चुकी है। 2 की मरम्मत करवानी है जिसकी लागत 98 लाख। तो ठीक है ना, इस पे पेपर्स पढ़ने वाली क्या बात है? ये सब काम तो तुम खुद ही देख लिया करो। तबिंदा पेपर्स पर साइन करते हुए दरीद से बोली, आपको भी इन सारी बातों का इल्म होना चाहिए। इतनी लापरवाही और लातलकी बरतने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत आप भी ऑफिस से रिलेटेड चीज़ों में दिलचस्पी जाहिर करें और जल्द से जल्द ऑफिस ज्वाइन करें। यूँ खाली बैठने की ज़रूरत नहीं है। दरीद तबिंदा को देखता हुआ बोला। तबिंदा दरीद को देखकर मुस्कुराने लगी। लंदन से आने के बाद वो बिल्कुल बचपन वाला दरीद बन गया था, जो समन के दौर में ताबी आंटी के घर आने पर बहुत खुश हुआ करता था। अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम लाजमी करूँगी, लेकिन साथ ही मेरी भी ख्वाहिश है तुम और जमल एक साथ हमेशा खुश रहो। जमल बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, तुम्हें अंदाज़ा है ना दरीद, वो बहुत नादान है, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया करो। तबिंदा दरीद को देखते हुए बोली। दरीद बिना कुछ बोले इस्माइल देकर सोफे से उठकर कमरे से बाहर जाने लगा। देख कर आता हूँ उसे, शाम से नजर नहीं आई। दरीद बोलता वो वहाँ से जमल के कमरे में जाने का इरादा रखता था। जब ही तबिंदा से बोला, अगर जमल के कमरे में जा रहे हो तो उसे डाइनिंग हॉल में ले आओ और ख़ुद भी डिनर के लिए आ जाओ। उस लड़की के भी मूड का नहीं पता चलता, जब से यूनिवर्सिटी से आई है मुंह फैलाकर अपने कमरे में बैठी है। तबिंदा खुद भी सोफे से उठकर दरीद को बताने लगी वो खुद किचन में जाने का इरादा रखती थी। वो पहले ही मुझसे नाराज थी और आज सुबह आपने भी उसको अच्छा खासा डांट दिया, वो भी बिला वजह में। मूड तो खराब होगा ही उसका। मैं उसको मना लाता हूँ और हम दोनों का डिनर तो आज अहमर के घर है। दरीद तबिंदा को बोलता हुआ उसके कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तबिंदा सुबह वाली बात याद करके परेशान होती हुई किचन में जाने के बजाय अपने मोबाइल पर ज़रकून को ही कॉल मिलाने लगी। मुझे देखकर सोता बढ़ने की आदत गई नहीं तुम्हारी, फौरन उठ जाओ वरना तुम जानती हो मैं तुम्हें कैसे जगाऊंगा। दरीद समझ चुका था जमल कमरे का दरवाजा खोलने पर सोती हुई बन गई है, इसलिए वो जमल के पास बेड पर बैठकर उसे धमकी देने वाले अंदाज में बोला, चले जाए दीद यहाँ से, मेरा मूड नहीं हो रहा आपसे या फिर मम्मा से बात करने का। आप दोनों ही एक जैसे हैं, अपने अपने मूड के और अपनी अपनी मर्जी के मालिक। जब दिल चाहा प्यार किया, जब दिल चाहा डांट दिया। जमल वैसे ही आंखों पर हाथ रखे बेड पर लेटी हुई थी। दरीद से बोली। दरीद उसकी आंखों पर रखा हुआ हाथ हटाता हुआ पूछने लगा, मुझसे कल रात वाली बात पर खफा हो? तुम जानती हो ना मेरी आदत को, जितनी शिद्दत से मुझे गुस्सा आता है तो फिर मेरे प्यार में भी इतनी ही शिद्दत होगी। ये सब तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। दरीद की बात सुनकर जमल उसको घूर कर देखने लगी। ये हालत कर देंगे आप मेरे प्यार में? उसे कहती है मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं है, ये पागलपन है, दीवानगी है, और मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। जमल उठकर बैठती हुई दरीद पर अच्छा खासा बिगड़ती हुई बोली। दरीद उसकी गर्दन पर अपने जज्बातीपन का मुजाहरा देखकर जमल का नाराज चेहरा देखने लगा। कल रात कुछ ज्यादा हो गया था, मगर गलती मेरी भी कहाँ थी यार? तुम कल रात बात गाउन में मेरे बिल्कुल करीब थी, तो तुम्हारा ये दीवाना अगर पागल नहीं होता तो फिर क्या होता? दरीद कल रात का मंजर जहन में लाता हुआ एक बार फिर जमल के ऊपर झुका।
दरीद के झुकने से वो पीछे होती हुई दोबारा तकिया पर लेट गई। दीद प्लीज नो। दरीद उसके होंठों के करीब अपने होंठ लाया, जिसकी वजह से जमल मुश्किल बोल पाई। कल रात की तरह ड्रैकुला नहीं बनो, इस टाइम प्रॉमिस। दरीद जमल का चेहरा दिखता हुआ बोला और जमल के कुछ बोलने से पहले ही नरमी से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे जमल के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। दीद प्लीज अब पीछे हट जाए। चंद सेकंड बाद जब उसने जमल के होंठों को आज़ाद किया तो जमल उसकी गुर्बत से घबराती हुई बोली, प्यास नहीं बुझी मेरी ख्वाहिश से यूं ही लेटी रहो। दरीद उसकी घबराहट को नजरअंदाज करता हुआ जमल की गर्दन पर झुक गया, मगर कल रात की बानिस्बत आज उसने जज्बाती अंदाज में नहीं अपनाया हुआ था। उसके बावजूद जमल चंद सेकंड बाद दरीद को पीछे हटाकर उठ बैठी। 4 साल तक आप अपनी प्यास कैसे बुझाते रही हैं? लंदन में अपना दीवानापन किस पर निकालते रहे? जैक की गर्लफ्रेंड पर, वो भी डांस सिखाने के लिए आपके इतने ही करीब आती होगी, तो क्या उसके साथ भी आप? जमल चाहती थी कि दरीद उसके कमरे से चला जाए, जब भी वो दरीद से बोली। जमल की बात पर सही मानों में दरीद को आग लगा गई। जब ही उसने जमल को बेड पर धक्का दिया और खुद बेड से उठकर खड़ा हो गया। तुम मुझे नरम पड़ता देखकर अब मेरी नरमी का फायदा उठा रही हो जमल, बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? जवाब दो। कमजोर नफ्स का मर्द नहीं हूँ मैं, जो किसी भी लड़के के करीब आने पर अपने जज्बात पर काबू न रख पाऊँ। हमारे निकाह से पहले तुम पर कितनी बार यूं अपनी दीवानगी जाहिर की है मैंने? जवाब दो मुझे। या बचपन में कितनी बार अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हारे करीब आया हूँ मैं? अगर मैं अब तुम पर अपने जज्बात अयां करता हूँ तो ये मत बोलो कि तुम अब मेरी बीवी हो। आइंदा अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी बात अपने मुंह से निकाली तो फिर मुझसे कभी कोई अच्छी तवक्को मत रखना। दरीद जमल को अच्छी तरह सुनाकर वही सोफे पर बैठ गया, अपना गुस्सा ठंडा करने लगा। जमल बेड पर खामोशी से बैठे हुए दिल ही दिल में अपनी बात पर गिल्टी फील करने लगी, मगर वो भी क्या करती। दरीद के करीब आने पर वो कैफ का सोचकर दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस करती थी। थोड़ी देर बाद दरीद सोफे से उठा और चलता हुआ जमल के पास आया। चलो रेडी हो जाओ, आज हम अहमर के घर डिनर पर इनवाइटेड हैं। मैं आंटी को हमारे प्रोग्राम का बता चुका हूँ। दरीद के बोलने पर बेड पर बैठी हुई जमल सर उठाकर दरीद को देखने लगी, जो अब गुस्से को बुलाए नॉर्मल अंदाज में उसे अहमर के घर ले जाने की बात कर रहा था। दीद मेरा कहीं जाने का मूड नहीं हो रहा, मुझे बहुत सारा पढ़ना है प्लीज़। जमल दोबारा तंज करने के बजाय बेड से उठती हुई दरीद के सामने खड़ी होकर आराम से बोली तो दरीद ने जमल के दोनों हाथों को थामा। याद है एक दफ़ा जब तुम्हारा बाहर जाकर डिनर करने का मूड हो रहा था और अगले दिन मेरा पेपर था, पूरे सुबह के 5 बजे तक तुमने मुझे अपने साथ मसरूफ रखा था और अभी तुम्हारे पेपर्स में पूरे 2 हफ्ते बाकी हैं। मैं अहमर के घर से वापस आने के बाद तुम्हें अपने साथ मूवी देखने की भी फरमाइश नहीं करूंगा, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। दरीद नरम लहजे में बहुत प्यार से बोला तो जमल इनकार नहीं कर सकी। वो सर इकरार में हिलाकर खामोशी से ड्रेस चेंज करने के लिए वार्डरोब की तरफ बढ़ने लगी तो दरीद उसके कमरे से जाने लगा। तब जमल के मोबाइल पर अचानक कैफ की कॉल आने लगी। सिमरन हम थोड़ी देर में बात करते हैं, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। कैफ की कॉल रिसीव करके वो जल्दी से बोली और कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल को स्विच ऑफ करती हुई दरीद को देखने लगी। दरीद के रूम में आने से पहले वो काफ़ी देर से कैफ को कॉल मिला रही थी, मगर उस वक्त कैफ को कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन अब दरीद की मौजूदगी में वो कैफ से बात करके कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, दरीद जमल से बोलता हुआ उसके कमरे से चला गया। कैफ तुम बिला वजह में बात को बढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भला तुम्हें इग्नोर करूंगी। परसों रात को मैं यार्ड में थी और इत्तेफाक से मेरा मोबाइल बेडरूम में मौजूद था और कल रात दीद मुझे अपने एक फ्रेंड के यहाँ डिनर पर ले गए थे। इस वजह से तुम्हारी कॉल आने पर मैंने मोबाइल ऑफ कर दिया था। सुबह यूनिवर्सिटी में कैफ की कॉल आने पर जमल कैफ को वजाहत देने लगी क्योंकि वो उससे बुरी तरह खफा था। दीद मेरे कान पक चुके हैं तुम्हारे मुंह से ये नाम बार बार सुनकर। मैं नोट कर रहा हूँ जमल, उसके आने के बाद तुम मुझे नजरअंदाज करने लगी हो। कैफ अभी भी जमल से नाराज लहजे में अपने नजरअंदाज होने का शिकवा करता हुआ बोला, कैफ मैं तुम्हें नजरअंदाज कहाँ कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि अगर एक घर में रहते हुए मैं दीद को नजरअंदाज करूँ तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे लिए। मैं खुद से भी अगर चाहूँ तो दरीद आजम को नजरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि दीद मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा उनसे एक रिश्ता जुड़ा है और उस रिश्ते की सारी हकीकत मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। जमल कॉरिडोर में लोगों के रश और मौजूदगी के एहसास से आहिस्ता आवाज में कैफ को झंझला कर समझाती हुई बोली। वो दरीद और कैफ के दरमियान बुरी तरह फंस चुकी थी और अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। दरीद आजम तुम्हें अपना आप इग्नोर करने की इजाजत नहीं देता क्योंकि तुम्हारा उससे मजबूत रिश्ता जुड़ा है
और बकौल तुम्हारे एक ही घर में रहते हुए उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। तो क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ दरीद आजम तुमसे अपना रिश्ता किस हद तक मजबूत कर चुका है? कैफ चुभते हुए लहजे में जमल से बोला। तो सीढ़ियों से उतरते हुए जमल के कदम एक पल के लिए रुके। सच सुनना चाहते हो तो सुन लो, दीद मुझ पर मुकम्मल इख्तियार रखते हुए वो जब चाहे मेरे और अपने तल्लुक को मजीद मजबूत कर सकते हैं। मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ कैफ? मैं उनकी दस्तरस में अपने आप को बेबस तो महसूस कर सकती हूँ, मगर चाहने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं उनके निकाह में हूँ। कैफ, मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरे ख्याल में हम दोनों को ये हकीकत को कबूल कर लेना चाहिए कि सीढ़ियाँ उतरती हुई जमल की आवाज़ रोंदने लगी, मगर वो कैफ को हकीकत से अनजान भी नहीं रख सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बेहुदा बकवास करने की? तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि दरीद आजम तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले और तुम उसे नहीं रोक सकती? तुमने कभी मुझे तो खुद को छूने भी नहीं दिया, फिर तुम मुझसे मोहब्बत करने के बावजूद उस शख्स के बेबस करने पर कैसे बेबसी का इजहार कर सकती हो? उसका मतलब है वो तुम्हारे नजदीक आया होगा जब भी तुमने ये सब बोल रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो जमल, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। बहुत ज़्यादा दिल दुखाया मेरा तुम्हारी इन बातों से। अगर आज मैं सुसाइड करने में कामयाब होता हूँ तो मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। कैफ गुस्से की शिद्दत में जोर से चीखता हुआ बोला और अपना मोबाइल खींच कर दीवार पर दे मारा। कैफ मेरी बात सुनो। कैफ की सुसाइड वाली बात पर जमल डरती हुई बोली, मगर जब तक लाइन कट चुकी थी। 2-3 बार कॉल मिलाने के बाद जमल को घबराहट होने लगी। वो भागती हुई पार्किंग लॉट में आई। इस वक्त हम घर नहीं जा रहे हैं, जो एड्रेस मैं बता रही हूँ जल्दी वहाँ चलो, जमल कार के अंदर बैठी हुई ड्राइवर से बोली, जो उसे मामूल की तरह इस वक्त घर लेने के लिए आया था। उसे कैफ की बात सुनकर डर लग रहा था कि कहीं वो जज्बाती इंसान जज्बात में आकर गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो इस वक्त कैफ के घर जाने का इरादा रखती थी। पर मैडम दरीद साहब ने कहा कि आपको सीधा घर लेकर आओ, वो नाराज हो जाएंगे। ड्राइवर दरीद का दिया हुआ हुक्म जमल को सुनाता हुआ बोला, शट अप, जैसा मैं कह रही हूँ तुम वैसे ही करो, नहीं तो रोको कार मैं खुद ही चली जाऊंगी। जमल सख्त लहजे में ड्राइवर से बोली तो वो खामोशी से जमल के बताए हुए एड्रेस पर कार को ले जाने लगा। वो कैफ के घर पर पहली बार नहीं आई थी, सिमरन, निशा और वासिफ के साथ पहले भी आ चुकी थी, इसलिए वो न सिर्फ कैफ के घर में मौजूद मुलाजिम जमल को देखकर पहचान चुके थे, बल्कि जमल खुद ही घर में दाखिल होती घबराहट के मारे बगैर मुलाजिमों से कुछ पूछती खुद ही कैफ के कमरे के अंदर आ गई, जहाँ कैफ बेड पर बैठा हुआ हाथ में पकड़ी हुई पॉइजन की शीशी को घूर रहा था, जो उसने कमरे की खिड़की से जमल को आता देखकर दराज से निकाल ली थी। कैफ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या कर रहे हो ये? कैफ की हरकत पर जमल परेशान होती बोली, मगर कैफ उसकी बात के जवाब में हाथ में पकड़ी हुई बोतल का कैप हटाकर उससे पीने लगा। जमल ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके हाथ से बोतल छीनकर डस्टबिन में फेंक दी। तुम्हें अब इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जहाँ तुमने अपने हस्बैंड को खुद से थोड़ा बहुत फ्री होने दिया है, वही मुकम्मल इख्तियारात और सारी हकूक उसके हवाले कर दो। बन जाओ उसकी बीवी और लानत बेच तुम मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर। अपने पाँव पर चढ़े प्लास्टर की वजह से वो बेड से उठ नहीं सकता था, इसलिए दुखी दिल के साथ जमल को देखता हुआ बोला, तो जमल खामोशी से उसको देखती रही। तुम हर बात से आगाही रखते हो कैफ, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि किन हालात में मेरा दीद से निकाह हुआ था। तुम सब कुछ अच्छी तरह जानते हो, इसके बावजूद थोड़ी देर के लिए अपने आप को मेरी जगह तस्वर करके देखो कैफ के मैं किस कदर लाचार और बेबस हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हारी जगह सुसाइड तो मुझको कर लेना चाहिए ताकि ये सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। जमल कैफ को बोलते हुए रोने लगी तो कैफ से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। वो स्टिक का सहारा लेता हुआ बेड से उठा और चलता हुआ जमल के पास आया। जमल, प्लीज ऐसे मत रो मेरे सामने, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और सुसाइड करने का बोल दिया। तुम प्लीज किसी भी तरह और उस दरीद आजम से डिवोर्स लेने की कोशिश करो, मैं फौरन तुम्हें अपना लूंगा यार, मगर उस इंसान के साथ मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो प्लीज़ मेरी तरफ जमल, अब तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें जल्द से जल्द दरीद आजम से डिवोर्स लेकर अपनी जान छुड़ानी है, बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या आप खुद अपने सहारे पर मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, इस वजह से वो आगे हाथ बढ़ाकर जमल के आंसू साफ नहीं कर पाया और कैफ जमल को ना छूना ही कैफ के लिए खुशकिस्मती साबित हुआ, क्योंकि उसके कमरे में तूफान की तरह आते हुए दरीद ने जोरदार लात कैफ के स्टिक पर मारी। स्टिक के नीचे गिरने से कैफ खुद भी अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख पाया और फर्श पर गिर गया। दीद, आप यहाँ? जमल घबराहट भरे लहजे में दरीद को देखकर बोली, किसकी परमिशन से तुम इस लंगड़े से मिलने यहाँ आई हो? हिम्मत कैसे की तुमने बगैर मेरी इजाज़त के यहाँ आने की? दरीद गुस्से से सुर्ख होती आंखें और गजबनाक तेवर लिए जमल का मुंह दबोचकर उससे पूछने लगा, जमल को छोड़ दो दरीद आजम, तुम उसके साथ इतना बुरा रवैया अख्तियार नहीं कर सकते। जमल के कुछ बोलने
से पहले फर्श पर गिरा हुआ कैफ गुस्से में दरीद को देखता हुआ बोला। दरीद ने पलट कर नीचे गिरे हुए कैफ को देखा और जमल के गाल से अपना हाथ हटाकर गुस्से में जबड़े बेचता हुआ कैफ के पास आया और उसको गिरबान से पकड़कर उठाता हुआ अपने सामने खड़ा किया। दरीद उसको छोड़ दे प्लीज, उसकी कोई गलती नहीं है। जमल जल्दी से दरीद के पीछे आकर दरीद का बाजू पकड़ती हुई उससे बोली, जिस पर दरीद ने जोरदार तरीके से जमल को धक्का दिया। वो पीछे जा गिरी। उसके साथ मैं जो भी करूंगा वो तो बात की बात है, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर में ये बात अच्छी तरह समझा कर जाऊंगा कि किसी दूसरे की बीवी पर नजर रखने का अंजाम क्या होता है। दरीद ने कैफ को बोलने के साथ ही उसके मुंह पर जोरदार मुक्का रसीद किया, जिससे वो बेड पर जा गिरा। दरीद सॉरी, प्लीज कैफ को छोड़ दे, प्लीज उसके साथ ये सब मत करें। जमल एक बार फिर उठकर दरीद के पास आई और रोती हुई दरीद के आगे गिड़गिड़ा कर बोली। उसे दरीद के गुस्से से खौफ आ रहा था। दरीद जमल को बाजू से खींचता हुआ उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ ले गया, जो कि कमरे के अंदर ही मौजूद, और जमल को ड्रेसिंग रूम में बंद कर दिया। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो कमीने, जाओ जाकर डैडी को फोन करो और यहाँ बुलाओ उन्हें। शोर शराबे की आवाज पर कमरे में आते हुए मुलाजिम को कैफ चीखता हुआ बोला। मुलाजिम के वहां से जाने के बाद दरीद कमरे का दरवाजा बंद करता हुआ कमरे में मौजूद टेबल की तरफ बढ़ा, जहाँ फ्रूट बास्केट के साथ तेज धार छुरी भी मौजूद थी। ये क्या कर रहे हो तुम? देखो तुम जानते नहीं हो दरीद आजम, अगर तुमने मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम खुद भी नहीं बच पाओगे इतनी आसानी से। क्या बेड पर लेटा हुआ दरीद को छुरी लेकर अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर उससे बोला। जमल जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी, जिसका दरीद असर लिए बगैर बेड पर लेटे हुए कैफ के पास आया। कैफ से तकलीफ के मारे उठा तो दूर सिरका भी नहीं जा रहा था। मेरे आने से पहले मेरी बीवी का क्या मशवरा दे रहे थे तुम, जरा फिर से दोहराना अपने अल्फाज। दरीद कैफ की धमकी को खातिर में न लाता हुआ उसकी प्लास्टर वाली टांग को पकड़ता हुआ आराम से कैफ से पूछने लगा। वो तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं रहना चाहती वो तुम्हारे साथ? कैफ संभलता हुआ दरीद को देखकर बोला और मुतलाशिर निगाहों से कोई ऐसी चीज ढूंढने लगा जिससे वो दरीद को जख्मी करके अपने बचाव कर सके। अब न जाने वो उसकी पहले से टूटी हुई टांग के साथ क्या करने वाला था। वो मुझसे प्यार करेगी, मैं सिखा दूंगा उससे खुद से प्यार करना। तुम ये बताओ, मेरी बीवी को डिवोर्स लेने का मशवरा देकर तुम्हारा आगे का क्या प्लान था? दरीद उसकी प्लास्टर शुदा टांग को छुरी की मदद से प्लास्टर काटता हुआ पूछने लगा। देखो तुम मेरे ही घर में घुसकर मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। तुम नहीं जानते हो कि तुम किसके साथ दुश्मनी मोल ले रहे हो। वो कैफ की टांग से प्लास्टर उतारकर अब उसके कंधे पर बांधी हुई बेल्ट खोल रहा था। कैफ ने दूसरे हाथ से दरीद का गिरबान पकड़ना चाहा तो दरीद ने जोरदार मुक्का उसके गाल पर जड़ा। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझाया था, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बाकी की हड्डियां सलामत रहे तो तुम जमल से दूर रहना, मगर तुम ठहरे एक नादान बच्चे। अब तुम अपनी नादानी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दरीद उसके कंधे पर बंधी हुई बेल्ट को खोलने के बाद फर्श पर गिरी हुई कैफ की स्टिक उठाकर उसके पास आया। अब बताओ कौन सी हड्डी ज्यादा अच्छी तरह और जल्दी जुड़ी है, कंधे वाली या फिर टांग वाली? चलो आज चेक करके देखते हैं। कैफ जो कि आने वाले वक्त से पहले ही डर कर अपनी आंखें बंद कर चुका था, कंधे पर पड़ने वाली जोरदार स्टिक पर वो बुरी तरह तड़प उठा। वो खुश था कि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है। दोबारा से अपने बाजू और टांग पर पड़ने वाली स्टिक की ज़रबे बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। दरीद ने बेड पर उसके पास ही स्टिक उछाली और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोला। या मेरे खुदा कैफ, दरीद जमल का बाजू पकड़कर उससे बाहर ला रहा था। तब जमल बेड पर बेहोश पड़े कैफ की हालत देखकर रोने लगी, जिस पर दरीद गुस्से में जमल का बाजू खींचता हुआ उसे कमरे से बाहर ले आया। सर मेरे लिए क्या हुक्म है? ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा हुआ जमल से नजरें चुराता हुआ दरीद से पूछने लगा। उसकी नजरें चुराने से जमल समझ चुके थे कि दरीद को उसी ने इन्फॉर्म करके यहाँ बुलाया था। तुम घर जाओ, दरीद ड्राइवर को बोलता हुआ अपनी गाड़ी में जमल को बैठाकर खुद भी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।